नमस्कार दोस्तों, चरण स्पर्श नमस्कार। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आपको 8 साल का सुशासन के लिए मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मगर मैं ये दिल से कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपके शासनकाल में आपकी पार्टी का एक लड़की है नूपुर शर्मा जी, उन पर नाइंसाफ़ी हुआ। उनको बेबुनियाद बिना तहकीकत से उनको पार्टी से निकाला गया है। एक्चुअल कल्प्रिट्स का एलिमेंट्स दूसरा है, मगर उनको बलि का बकरा बना दिया। इस बात से मैं आपको जो बात मुझे दर्द होने लगी, इसीलिए आपको पूरी तरह दिल से आपको कांग्रेचुलेशन नहीं कर पा रही। मैं इस आपके ऊपर ऐसा कलंक क्यों आया जब ऐसा सोच रही, क्योंकि मेरा दायित्व बनती है, क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी का एक छवि है, एक डेकोरम है। अगर उस पर कुछ आंच या कलंक आए और जो मेरा आस्था के समान है उस पर कुछ कलंक आए तो मेरा दायित्व बनती है उसको एनालिसिस करूं कि क्या सही है क्या गलत, ताकि मुझे पता चले मैं किस तरफ जा रही हूँ और मेरा देश किस तरफ जा रही है। कि जब भी मेरा आस्था है तो मैं कुछ ना कुछ कहना चाहती हूँ, तो अपने प्रधानमंत्री से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस से मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि मैं ऐसा टिपिकल हिंदू हूँ। मैं ओवरनाइट एक इंडियन मुस्लिम, ओवरनाइट इंडियन क्रिश्चियन मैं नहीं बन सकती, ताकि जब भी मुझे मेरे आस्था पर, मेरे कल्चर पर, मेरा जो भी मैं अपना मानती हूँ उस पर आंच आए तो किसी और को कंट्री को लेटर लिख के अपने इंडियन एम्बेसी पर गद्दारी करके उनको प्रेशराइज करके उनसे अपॉलजी मांग सको, ताकि मेरा कल्चर, मेरा आस्था, मेरा जो भी मैं अपना मानती हूँ उसका रक्षा कर सकूँ। तो क्या कौन है आपने जब ओआईसी कंट्रीज़ को आपने जब इन रिटर्न सम्मान का जवाब दिया तो आप नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बोल के एक्सेप्ट करा। क्या मैं जेपी नड्डा जी से पूछती हूँ, क्या अकेली एक लड़की का बात, क्या इसका असर पूरा दुनिया में होना चाहिए? क्या एपी सेंटर ऑफ इस्लामोफोबिया इन इंडिया नूपुर शर्मा को बनाना गलत नहीं है? मैं कहती हूँ हम सब लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ करे होंगे। गलती का ये न मतलब नहीं, ये जो भी गद्दार है यहाँ से वहाँ पे लेटर लिखकर अपने इंस्टीट्यूशंस पर कोई उनका भरोसा नहीं होना, इस बात रुजू करती है कि इस बात प्रूफ है कि नूपुर शर्मा एक केस स्टडी बन गया है। कैसे यहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट्स अपने खुद देश पर यहाँ पे काकर यहाँ के फैसिलिटीज़ को यूज़ करके वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ को लिखकर आपकी इंस्टीट्यूशंस पर, आपकी गवर्नेंस पर ऐसा दबाव डाल रहे हैं। क्या ये ट्रीजन नहीं है? तो क्यों नहीं मैं सीबीआई इंक्वायरी मांग सकती हूँ? जिस तरह मैं इस केस को एनालाइज करी तो एक्चुअली नूपुर शर्मा जी बोल रही है इनका डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स आने का जिम्मेदार जुबैर है। और जहाँ तक मैं इसको एनालाइज करी तो राणा अयूब का ब्रदर है, वो वैसी है, और जो भी मुल्ला मौलवी उस टीवी डेविड में पार्टिसिपेट किए और जुबैर से एक्टिवेट, जो स्लीपर सेल्स है एक्टिवेट होकर कौन का लेटर लिखा। इतना सारा होने पर भी मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ इस देश में 440 करोड़ का माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्शन और उसका मिनिस्टर है। हर स्टेट में माइनॉरिटी वेलफेयर फॉर मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स है। उसमें आज जब मुस्लिम का दायित्व है तो नकवी साहब ही यहाँ पे है। नकवी साहब आप कहाँ हैं? इतना सारा कुछ हो रहा है, क्या आपको कोई किसी ने खत लिखा कि मोहम्मद प्रॉफिट के ऊपर कुछ हो गया, इसको कैसे टैकल करा जाए बोल के?
क्योंकि आप अकेला नहीं हैं, आप यू होल्ड ए ऑफिस कॉल्ड माइनॉरिटी वेलफेयर, इसका बजट है 440 करोड़। तो इसमें से अगर हम 20 करोड़ निकाल के इन ओएससी कंट्रीज को रिप्लाई में फाइट में करें तो हमको कितना इज्जत मिलती थी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच लड़ाई हुए तो पहला कत आपको आना चाहिए, मगर ये ओएससी कंट्रीज को कैसे गई इस पर भी मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये पॉइंट टू बी नोटेड प्रधानमंत्री मोदी जी। तो जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपना कमाई सोच टैक्सेस भर के 440 क्यूज इनके वेलफेयर में करे, तो एक गद्दार लोग आप पे ऊपर आपकी गवर्नेंस पे ऊपर प्रेशराइज करते हैं। जहां हमारा वाइस प्रेसिडेंट कुछ डील्स करने जा रहे तो उन्हें वहां बिठा बिठा के उनको इंसल्ट करना, और नूपुर शर्मा जैसे एक लड़की को एपी सेंटर बना के ये देश इस्लामोफोबिया है बोल के प्रूफ करने पर तुला होना, आज अल कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमको कल्चर और एथिक्स सिखाने पर तुली होना, ये सब तो आपको आप स्ट्रिंजेंट एक्शन इन ट्रेटर्स पर निकालना चाहिए। ये राजद्रोही लोग हैं, ये देश के गद्दारों पर आप चर्या लेना मैं डिमांड करती हूँ। और ये विनम्रता से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे डिप्लोमेट्स कब अस्त्र संन्यास कर लिए? क्योंकि मैं अभी खुश हो रही थी कि जब जयशंकर जी ने यूरोप का क्वेश्चन को वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरा प्रॉब्लम है वो यूरोप का प्रॉब्लम नहीं बोल के अभी आ रहे थे। इतने में नूपुर शर्मा जी को पार्टी से निकालना, उनको एपी सेंटर बना के, एक लड़की को एपी सेंटर बना के इतना खेल रचा गया, इसका पीछे कौन है? मुझे एलिमेंट्स दिखा रहे हो, मैं ऑलरेडी नेम्स आपके पास प्रस्तुत करती हूँ। रिमेनिंग आपका दायित्व बनती है, आप तहकीकात करें, क्योंकि एक दिन का मान नहीं। कल ही ऑस्ट्रेलिया का इमाम एसोसिएशन कुछ है उस ऑस्ट्रेलिया में, वो भी इंडिया को सबक सिखाने में तुली हुई। क्या कल्चरल रिश्ता है हमारा कतर से? हम तो कस्टमर है, वो सप्लायर है, इससे ज़्यादा क्या रिलेशन है? अगर किसी एम्बेसडर पर किसी होस्ट नेशन ने सम्मन भेजा तो उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज सम्मन बोले तो इज नथिंग बट होस्ट नेशन एक रिक्वेस्ट भेज रही है, प्लीज़ आप मेरे ऑफिस अटेंड कीजिए, हमको आपकी नेशन से कुछ गलत फहमियाँ हुई, उस गलत फहमियाँ को आप दूर करिए, उसका आंसर दीजिए। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। तो आश्चर्यजनक हो गई जब यूक्रेन का एम्बेसडर हमसे हेल्प मांगने के लिए, हमारा भारत कल्चर को वो इतना जानता है कि महाभारत से कोट करके कितना विनम्रता है उनका रिक्वेस्ट में। ऑफ कोर्स हमने हेल्प नहीं किया, उसका रीजंस वो दूसरी बात है, वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। वो नहीं, जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो लीगल अप्रोच है, जो एक कन्विंसिंग मेथड है, वो मैं इन तीनों डिप्लोमेट्स में देखने को मुझे नहीं मिला। मैं अक्सर आपका फॉलो इसलिए करती हूँ क्योंकि आपकी भारत दर्शन कभी विवेकानंद जी का दर्शन से मिलजुलती है, कभी अमित शाह जी का एक लॉजिक का, ये चाणक्य नीति का जो प्रयोग है। तो जो भारत कल्चर को आप हर एक देश में जाकर शांति मंत्र और ये इंडियन फिलॉसफी को आप जब बोलते हैं तो मुझे बहुत सारा गर्व मिलती है। और मैं रिसर्च करती हूँ कि मोदी जी इस संदर्भ में ये कैसे कहा, क्यों कहा, इसका मर्द क्या है। मैं भी हर रोज़ आपसे कुछ सीखती हूँ और सीखने का प्रयास भी करती हूँ। तो जब मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी से ये यूरोप का को फेस करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और यूक्रेन का एम्बेसडर इस देश में एक रिक्वेस्ट रखना, उनको कन्वे ऑफ मैसेज को अपने कल्चर से जुड़ते हुए रखना है। मगर ये तीनों डिप्लोमेट्स ऐसे कैसे फेल हो गए? इन पर क्या दबाव था? डिस्पाइट आप जाके वेंकैया नायडू जी से कुछ हेल्प मांग लेते थे। ये डिप्लोमेट्स जानते नहीं व्हाट इज सम्मन।
जितना तक मैं जानती हूँ ये एक रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट कितनी तरह होती है तो आप जनता भी जान लीजिए। सम्मन इज नथिंग बट ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द होस्ट कंट्री टू द एंगर्ड नेशन। तो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के सम्मन होते हैं, एक फॉर्मल नोट, एक पोलाइट नोट, एक डिप्लोमेटिक नोट। जो एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कतार ने हमारे एम्बेसडर मित्तल जी को भेजा वो फॉर्मल नोट था, मगर इनका प्रेशराइज किया है कि हमारा डील कतर से जो वेंकैया नायडू जी से करना चाहते थे वो फ्लॉप हो गई, इसीलिए ये प्रेशर अब बढ़ा। या क्या होता था, मैं जब तक जीवित रहती हूँ तब तक मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है, इसका ये मतलब नहीं हमारा कल्चर हमारा आइडेंटिटी को वहाँ पे दाव रख के, क्योंकि हम फतवा जारी करने वाले नेशन से, ये नेशन इंस्टीट्यूशन पर चलती है, ये बात बोलने पर हमारे डिप्लोमेट्स कैसे अस्त्र संन्यास ले लिए, उन लोगों ने लीगल फाइट क्यों नहीं लड़े, ये इस बात का मुझे दर्द हो रही है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ इस सम्मन को एक रिक्वेस्ट भेजा तो इसका डिप्लोमेट्स को हर एक राइट है कि उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट ना करे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉइंटिंग ए डिप्लोमेट टू द फॉरेन कंट्री? इसका मतलब है कि ये एक, मैं कहती हूँ ये सम्मन ये सब एक थियोरेटिकल टूल है, जहाँ होस्ट नेशन थिएटर चलाती है और ऑडियंस जो कंट्री है जिस पर सम्मन भेजा गया है उनका पब्लिक ऑडियंस है। बोले तो इस केस में थिएटर चलाया कतर ने, ओआईसी कंट्रीज ने, और ऑडियंस है इंडियन पब्लिक। तो आप क्या डिप्लोमेट्स ने अस्त्र संन्यास ऐसे कर लिया कि वो लोग नहीं दिखाए कि इंडिया भी फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस से चलने वाली इस देश में किसी और देश इंटरनल मैटर्स पर इंटरफियर नहीं हो सकती है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये दिखाना की बाध्यता, दिखाने का ड्यूटी दायित्व इन एम्बेसडर को होती है, इसीलिए हम लोग एम्बेसडर को रिक्रूट करते हैं। क्या हमारे डिप्लोमेट्स को ये पता नहीं व्हाट इज़ इंडियन फिलॉसफी? क्योंकि मोदी जी का दायित्व ही नहीं कि हर वक्त हर जगह जाकर इंडिया मीन्स भारत, इनका कल्चर इस ये है वो है बोल के उन्होंने उन फिलॉसफी को हाईलाइट करके शांति मंत्र बोल के कभी अपना कोरोना का मेडिसिन बेच के भाईचारा रखने के लिए जो हमारे कल्चर में है उसको हाईलाइट करते हुए ये एक काले मोदी जी से नहीं होता, उनका गवर्नेंस भी ऐसे ही चलना चाहिए। इनको मालूम नहीं है क्या द डेबिट इज़ द इंडियन फिलॉसफी बोल के उन्होंने क्यों रिप्लाई में नहीं दिया, जब वो लोग कह रहे हैं मोहम्मद प्रॉफिट इस कल्चर का डेवलपमेंट है, तो पहला इस कल्चर में रहते हैं उनका फिलॉसफी है द डेबिट। क्योंकि हम पुराण देखे तो कुछ भी देखे तो एक कॉन्वर्जेशन होती है, यही बोलती है हमारा उपनिषद मीन्स गुरु के नज़दीक आकर अपना प्रश्न पूछना और इसका कॉन्वर्जेशन होना। कभी मैंने सुना महादेव और पार्वती के बीच में कई सवाल और जवाब का कॉन्वर्जेशन हुई है, वही पुराण की गाथाओं में सुनाई जाती है। कई वर्तमान पूजा में भी वही कॉन्वर्जेशन को हम पढ़ने को मिलती है। ये बुक तो क्या इन डिप्लोमेट्स को इंडियन फिलॉसफी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिपेंड ऑन डेबिट बोल के, एक टीवी डेबिट शो वो एक इंटरनेशनल इश्यू जब वो लोग बनाते तो आप भी अपना कल्चर को बताना चाहिए। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से चलती है और एक डेबिट ही चाह रहा है, एक हम जनता से जाकर मिल सके, उनका राय जान सके, तो हम प्रोसेस को डिले क्यों नहीं कर दिया, या इसका रिप्लाई लीगल प्रोसेस चल रही है हम बाद में आपको इंटीमेशन देंगे बोल के ऐसा क्यों नहीं नकारा। कांग्रेस ने हमको सैफ्रॉन टेररिज्म बोल दिया और बीजेपी ने इस्लामोफोबिक एलिमेंट फ्रिंज एलिमेंट बोल दिया। तो क्या
इन डिप्लोमेट का अस्त्र संन्यास से ये देश का छवि कम हो रही है। वो इंटरनेशनल लेवल में जो हार्ड वर्क जयशंकर जी ने करके अपना देश का उन्नति बढ़ाया, आपने उसका एक लेवल से एकदम से डिग्रेड कर दिया और इसका नतीजा मोदी जी सामने करने और डिप्लोमेटिक कर इसीलिए अपॉइंट करता है ताकि उनका पब्लिक को जान सके, क्योंकि हम ऑडियंस है, आप एक्टर है, आप फाइट कैसे करते हैं ये हम देखने के लिए आपको अपॉइंट किया, तो आपने फाइट करा ही नहीं। आपको केस स्टडीज जानना चाहिए तो जॉर्ज बकिंघम जो डिप्लोमेट ऑफ लंदन वर्सेस स्टेट ऑफ फिलीपींस में उन्होंने ऐसा ही एक टीवी शो को हाईलाइट किया, तो उन्होंने क्या जवाब, इस तरह से एक डिप्लोमेसी का संबंध को देखा जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। और आपको सीबीआई इंक्वायरी क्यों करना मैं मांग कर रही हूँ वो भी एक्सप्लेन किया। बड़ी बात मगर मत समझिए, नूपुर शर्मा इज नॉट एपिसेंटर ऑफ होल इस्लामोफोबिया। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।